हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी घटना चक्र की, जिसमें हम जीएस के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, डी जहांदार शाह। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। व्याख्या देख लेते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के समय में फारस के शाह नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। शाहजहां ने ही कोहिनूर को मयूर सिंहासन में जड़वाया था। देख सकते हैं, ये पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे कि जो अंतिम शासक था वो मोहम्मद शाह था। फारस के शाह नादिर शाह ने क्या किया था? 1739 में भारत पर आक्रमण करके मुगल सेना को पराजित किया और सिंहासन और हीरा अपने साथ ले गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जवाबित का संबंध किससे था? ए राज्य कानून से, बी मनसब प्रणाली का नियंत्रण करने वाले कानून से, सी टकसाल से संबंधित कानून से, डी कृषि संबंधित कर से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य कानून से। व्याख्या देख लेते हैं। जवाबित का आशय राज्य के कानून लॉ ऑफ टेस्ट से है। जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। तो यह पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोस मीनार है एक स्मारक मीनार, बी एक दूरी निर्धारक, सी एक विश्राम गृह, डी मस्जिद के निकट स्थित एक मीनार। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूरी निर्धारक। देखते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। कोस मीनार अर्थात दूरी मापने का एक पैमाना है। इसे मील स्तंभ भी कहते हैं। इसका निर्माण कार्य अफगान शासक शेरशाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। शेरशाह द्वारा निर्माण कराए गए ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे हर कोस पर मीनारें बनवाई गई थी। दिल्ली अंबाला राजमार्ग पर आज भी इन्हें देखा जा सकता है। हरियाणा में 49 कोस मीनारें हैं। तो यह व्याख्या को ध्यान में रखिएगा। कोस मीनार तो आपको पता चल गया कि एक दूरी निर्धारक है, लेकिन किसके समय में बना था, किसने प्रारंभ करा था? तो शेरशाह। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये भी कभी-कभी अगर पेपर टफ बनाएगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा में कितनी कोस मीनारें हैं? तो ये 49 कोस मीनारें हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मराठा राज और संघ। पहला क्वेश्चन, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? ए दादाजी कोंडदेव, बी संभाजी, सी शाहजी, डी मालोजी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजी। व्याख्या देखते हैं। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई भोसले था। तो देख सकते हैं, पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई भोसले, और जन्म में दो डेट्स दी गई है, तो ध्यान में रखेंगे। 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630। और कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? ए बाजीराव प्रथम, बी बाजीराव द्वितीय, सी बालाजी विश्वनाथ, डी माधवराव, ई एक तो हो ही नहीं यार, एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय। क्या देख लेते हैं। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई। इसी संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षण तथा पूना में सहायक सेना रखना स्वीकार किया। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1657 एडी, 1668 एडी, 1672 एडी या 1690 एडी।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1657 AD। व्याख्या देख लेते हैं। सतनामी पंथ की स्थापना वीरभान नामक एक संत ने नारनौल में 1657 ईस्वी में की थी। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा निजी जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। सतनामियों को एक ईश्वरवादी संप्रदाय कहा गया है। इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था। सतनामी अपने पूरे शरीर के बालों को मोड़ कर रखते थे, इसी कारण इन्हें मुड़िया भी कहा जाता था। ये सब आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? ए दादाजी कोंडदेव, बी संभाजी, सी शाहजी, डी मालूजी। तो ये अभी हमने देखा था क्वेश्चन, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजी भोसले। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक रामगढ़ के किले में हुआ था। चौथ व सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य के प्रमुख कर थे। चौथ को गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूल किया जाता था। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये भी पूछ लेता है कि 1665 में कौन संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। राजधानी पूछ लेगा शिवाजी कौन सी थी, तो वो रायगढ़ थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ए रायगढ़, बी सिंधुदुर्ग, सी पूना, डी कोल्हापुर। तो ये हो जाएगा, अभी हमने बैठना पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? ए कृष्णदेव राय, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी, डी जसवंत सिंह। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। व्याख्या देख लेते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। छत्रपति इन मंत्रियों को सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। इसमें पेशवा, अमात्य, वाक्यान्वीस मंत्री, सुमंत, सुरूनवी, सर-ए-नौबत, पंडितराव एवं न्यायाधीश पद सम्मिलित थे। शिवाजी ने ही औरंगजेब से संघर्ष करके 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो वो शिवाजी ने रखी थी। और किसको हराकर? तो औरंगजेब को हराकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। ए सचिव, बी मंत्री, सी अमात्य, डी सुमंत, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमंत। तो विदेश मंत्री को क्या कहते थे? सुमंत। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की व्यवस्था थी, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था तथा उनके सचिव के रूप में कार्य करता था। अष्टप्रधानों का विवरण इस प्रकार है। पहला, पेशवा, राजा का प्रधानमंत्री। दूसरा, अमात्य, वित्त या राजस्व मंत्री। वाक्यान्वित अथवा मंत्री, गृह मंत्री, राजा के प्रतिदिन के कार्यों एवं कार्यवाहियों का लेखा जोखा रखता था। सचिव, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य। दबीर या सुमंत, विदेश मंत्री। सेनापति अथवा सरे नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद प्रबंध करता था। सी, पंडितराव, मुख्य विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए जाने वाले अनुदानों का दायित्व। न्यायाधीश, न्याय का कार्य राजा के बाद। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे किसको क्या कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी, बी राणा प्रताप, सी संभाजी, डी बाजीराव। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। स्वामी रामदास के बचपन का नाम नारायण सूर्य जी पंत था। कहते हैं कि उन्हें कम उम्र में ही भगवान राम के दर्शन हो गए थे, जिसके कारण ही उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया था। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में की थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, किसके गुरु थे? शिवाजी गुरु थे और
इनका जो बचपन का नाम था वो नारायण सूर्य जी पंत था। क्या आप ध्यान में रखेंगे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? ए सामंत वर्ग, बी कामगार, सी सैनिक, डी धर्माचार्य। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामंत वर्ग। वतनदार सामंत होते थे। मराठा शासनकाल में इनका मुख्य कार्य कर की वसूली करना था। इनका पद वंशानुगत होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ए मराठा भू राजस्व प्रथा, बी तालुकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन, डी कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठा भू राजस्व। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। सरंजामी व्यवस्था मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा वतनदारों जगीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। सरंजाम मूल रूप से सिविल और सैन्य सेवा के लिए भूमि अनुदान का ही नाम था, परंतु पेशवाओं के समय यह प्रणाली वंशानुगत रूप ले ली। चलिए अब आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास पे। मुगल, तो इसका पहला पार्ट है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उपदीवान नियुक्त किया गया था? ए राजा सिताब राय, बी मोहम्मद रजा खां, सी दुर्गादास, डी पृथ्वी चंद्र राय, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा सिताब राय। व्याख्या देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई। युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था तथा राजा सिताब राय को बिहार का उपदीवान बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? ए मुनरो, बी क्लाइव, सी आयरकुट, डी वांसीटाड, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुनरो। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच सन 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ये डेट बहुत बार पूछ लेता कब हुआ था। तो ये हुआ था 1764 में। और कौन कौन थे? तो अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेना थी। और कौन किया था नेतृत्व? तो कैप्टन मुनरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? ए मुर्शिद कुली खां, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी शाह आलम, ये कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां द्वारा की गई थी। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया गया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को, बड़े जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था। इस समय तक राज्य, नवाब और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों तथा वणिक जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? ए नादिर शाह का आक्रमण, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध, डी बक्सर का युद्ध। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह का आक्रमण। व्याख्या देख लेते हैं। नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले गया। दूसरा देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को
अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नादिर शाह आक्रमण दी गई अन्य घटनाओं से पहले घटित हुई है। तो इसमें नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ये तो ठीक है। ये सब भी डेट आप ध्यान में रखेंगे। जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757। किसके किसके बीच में, तो बंगाल के नवाब तथा नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। पानीपत का तीर 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। तो ये अब ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना? ए एस एन बनर्जी, बी जी के गोखले, सी सी आर दास, डी दादा भाई नरोजी, ई कोई नहीं है एक से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम सभी जानते हैं दादा भाई नरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में 1892 के आम चुनाव में जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। इस क्वेश्चन देखते हैं। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक सत्याग्रह की स्थापना की थी? ऑप्शन ए डच विशेषज्ञ, बी ब्रिटिश विशेषज्ञ, सी स्पेनिश विशेषज्ञ, डी फ्रेंच विशेषज्ञ, ई कोई नहीं है एक से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच विशेषज्ञ। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंतर मंतर का निर्माण किया था? ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी शिवाजी ने, डी महाराजा जयसिंह। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा जयसिंह। व्याख्या देख लेते हैं। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? ए वांडीवास का युद्ध, बी प्रथम कर्नाटक युद्ध, सी प्लासी का युद्ध, डी बक्सर का युद्ध। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश ने फ्रांस को वांडीवास के युद्ध में पराजित किया था। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 का हिस्सा था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 में पेरी संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। तब ये जो वांडीवास का युद्ध था ये तीसरा कर्नाटक युद्ध था। उसके पहले जो 2 हुए थे उनमें पहला जो था वो 1746 से 48 चला और दूसरा 1749 से 54। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ई कोई नहीं है एक से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर। व्याख्या देख लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस घोषणा का उल्लेख धारा 87 में निहित था। अन्य प्रावधान। चार्टर एक्ट 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ये जो 3-4 पॉइंट है ये चार्टर एक्ट 1833 के मुख्य पॉइंट्स हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड लॉरेंस, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये कोई नहीं है से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। व्याख्या दे सकते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक था।
इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया और केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय करजन था। 1899 से 1905 तक ये करजन का समय का है। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग, हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से 1916 तक था। इसी दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो ये आप दिल्ली दरबार का तीनों डेट जरूर से याद रखें, ये पूछ लेता है पहला कब हुआ। तो आपका पहला हुआ था 1876 से, सॉरी, पहला हुआ था 1877 में, दूसरा हुआ था 1903 में और तीसरा 1911 में हुआ था। और इनके वायसराय भी याद रखेंगे, लॉर्ड लीटन पहले का था, फिर करजन दूसरे का था और हार्डिंग द्वितीय तीसरे का था। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए सी स्लीमैन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड मेयो, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। व्याख्या देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा वह राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नेटिक, ई कोई नहीं है से अधिक। तो हम सभी जानते हैं कि जो वांडीवास का युद्ध था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनके पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट दलाली ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में की गई थी। इस कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि डच ने किया था। और डच में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना था वो भारत में कब हुआ था? 1602 में। और बिहार पटना शहर में जब फैक्ट्री स्थापित की वो कब की थी? 1632 में। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? ए सूरत, बी गोवा, सी कालीकट, डी चंद्रनगर, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। इसके बाद 1505 में कन्नूर, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर विकल्प ई होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, जो कि सही नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अंग्रेजों का कोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? सॉरी, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी दिल्ली। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाह ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानती, कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाल, डी अंग्रेज, ई कोई नहीं है एक से।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगीज बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को स्थापित किया था, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। भारत आने वाली वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगीज प्रथम थे। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में कालीकट, भारत के समुद्री तट पर उतरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए। तो पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? ए चार्ल्स द्वितीय, बी चार्ल्स प्रथम, सी जेम्स द्वितीय, डी हेनरी सेवन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स द्वितीय। व्याख्या देख लेते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। तो अब हमारे इस पार्ट के लिए इसका 30 क्वेश्चन कम्प्लीट था। तो इस पार्ट में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।